हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम अरिहंत जनरल नॉलेज जो कि मनोहर पांडे जी की लिखी हुई है इस किताब से इंडिया जीके पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले एंशिएंट इंडिया स्टार्ट करा है। और इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है जिसके अंदर हमने अर्ली मैन एंड द स्टोन एज पढ़ा था। मैंने आपको कहा था कि हम जैसे जैसे चैप्टर पार्ट्स कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते जाएंगे। तो दोस्तों, जो स्टोन एज और अर्ली मैन है उसके क्वेश्चंस बहुत कम हैं, तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस के साथ ही उनके क्वेश्चंस भी लगा लेंगे। तो आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, जिसे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है हिंदी में। तो दोस्तों, ये जो वीडियोस हैं आपके एसएससी रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और आप किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर अगर इंडिया जीके आती है तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे जैसे हम ये कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे पीवाईक्यू भी लगाते जाएंगे, जिससे कि आपको इसके अलावा कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे हमारा आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले, इंडस सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड अलॉन्ग विद द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बहुत पुरानी अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस में से एक है। अर्लीस्ट सिविलाइजेशन के अंदर 4 सिविलाइजेशंस आती हैं। सबसे पहले मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन और चाइनीज़ सिविलाइजेशन। जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी वो टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स नदी के किनारे बसी थी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस सिंधु नदी के किनारे बसी थी, वैसे ही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के किनारे बसी थी। जो इजिप्ट सिविलाइजेशन थी वो नाइल नदी, इजिप्ट के अंदर नाइल नदी है, उसके सहारे, उसके किनारे, उसके बैंक पर बसी हुई थी। और जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन थी वो वांगहो नदी, वांगहो वहाँ पर रिवर है, उसके सहारे, उसके किनारे बसी हुई थी, वहाँ पर वो सेटल हुई थी। आगे बढ़ते हैं। द सिविलाइजेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द ब्रोंज एज। ये सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है जो कि ब्रोंज एज से बिलोंग करती है। इसके अंदर ब्रोंज का यूज़ स्टार्ट हो गया था, इसलिए इसे ब्रोंज एज भी कहा जाता है। इन इट्स मैच्योर फॉर्म द सिविलाइजेशन लास्टेड बिटवीन 2600 से 1900 BC। दोस्तों, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो 3500 BC से 1400 BC तक देखी गई है, जिसके अंदर जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, सबसे ज़्यादा मैच्योर, सबसे ज़्यादा विकसित सिविलाइजेशन का टाइम था वो था 2600 से 1900 BC। 2600 से 1900 BC तक का टाइम बिल्कुल मैच्योर, बिल्कुल डेवलप्ड वाला माना गया है। द सिविलाइजेशन डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है: अर्ली फेज़, मिडिल मैच्योर फेज़ और लेटर फेज़। जो अर्ली फेज़ है वो है 3500 से 2600 का। मिडिल मैच्योर फेज़, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा विकास, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, वो था 2600 से 1900 BC। और उसके बाद लेटर फेज़ आता है जो कि 1900 से 1400 BC के अंदर देखा जाता है। तो आप इसको, हमने जो कल पढ़ा था उससे भी रिलेट कर सकते हैं। ये नियोलिथिक एज के अंदर आती है। पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन किस में आती है? नियोलिथिक एज के अंदर। अब आगे बात करते हैं। जो इसका लेटर फेज था वो चालकोलिथिक कल्चर के अंदर आता है। तो मतलब यहाँ पर कॉपर भी यूज़ होना स्टार्ट हो चुका था एंड फेज के अंदर। आगे बढ़ते हैं। दयाराम साहनी फर्स्ट डिस्कवर्ड हड़प्पा इन 1921। सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर हड़प्पा जो साइट थी उसकी खोज हुई थी 1921 के अंदर। सबसे पहले कौन सी साइट की खोज हुई थी? हड़प्पा। हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट थी, इसी वजह से इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट साइट खोजी गई थी उसका नाम हड़प्पा था। और ये किसने खोजी थी? ये दयाराम साहनी ने खोजी थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। RD यानी राखल दास बनर्जी डिस्कवर्ड मोहनजोदारो, या जिसे मोहनजोदारो का अर्थ है माउंड ऑफ द डेड। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ है माउंड ऑफ डेड, यानी जो लाशें होती हैं, जो मुर्दे होते हैं, उनका ढेर। और ये कब खोजी थी इन्होंने? ये इन्होंने 1922 के अंदर खोजी थी राखल दास बनर्जी ने, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद। आगे बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग नाम किन किन ने कौन कौन से नाम दिए वो सभी। इंडस वैली सिविलाइजेशन
coined by John Marshall as it flourished along the Indus River। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन नेम है वो इस सिविलाइजेशन को जॉन मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। और क्यों दिया था? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो पूरी सिविलाइजेशन थी ये फ्लोरिश डेवलप हुई थी किस नदी के किनारे? इंडस नदी के किनारे ये डेवलप हुई थी। और इंडस नदी को क्या कहा जाता है? सिंधु रिवर भी कहा जाता है, सिंधु नदी भी कहा जाता है। और इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? आफ्टर द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहली साइट जो खोजी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो हड़प्पा थी, इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। एज मोस्ट ऑफ द साइट्स हैव बीन फाउंड अलॉन्ग द इंडस सरस्वती रिवर, इसे सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बहुत सारी साइट्स थी, मोस्ट ऑफ द साइट्स इसकी जो भी थी, ज़्यादातर साइट्स इंडस सरस्वती रिवर के अलोंग ही देखी गई है, उनके किनारे पर ही देखी गई है। आगे बढ़ते हैं, जियोग्राफिकल स्प्रेड क्या है इसका। द सिविलाइजेशन कवर्ड पार्ट्स ऑफ सिंध, ये सिंध के अंदर थी। बलूचिस्तान के अंदर इसके साक्ष्य मिले हैं, इसकी साइट्स मिली हैं अफ़गानिस्तान में, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब और महाराष्ट्र के अंदर इसके स्प्रेड्स देखने को मिले हैं। यहाँ पर इसकी साइट्स देखने को मिली हैं। मुंडीगक एंड शोरतुगई आर द टू साइट्स लोकेटेड इन अफगानिस्तान, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ये दो साइट्स ही मिली हैं अफगानिस्तान के अंदर। कौन कौन सी? मुंडीगक और शोरतुगई, इनके नाम यही हैं तो इन्हीं को याद करना पड़ेगा आपको। कौन कौन सी है? एक तो है मुंडीगक और एक है शोरतुगई। कौन कौन सी है? शोरतुगई और मुंडीगक, जो कि आपको अफगानिस्तान में देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं, वेस्टर्न मोस्ट साइट, यानी जो बिल्कुल वेस्ट के अंदर पूछ ले आपसे कि वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, पश्चिम के अंदर सबसे पश्चिम में इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट मिली है? तो इसका नाम है सुतका गेंडोर। कौन सी मिली है? सुतका गेंडोर ऑन मकरान कोस्ट। कहाँ पर मिली है? पाकिस्तान के अंदर है ये सुतका गेंडोर, जो कि मकरान कोस्ट पर मिली है। इसके बाद आपसे पूछ ले कि पूर्व के अंदर सबसे पूर्व में कौन सी साइट मिली है? तो यहाँ पर मिली है आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीरपुर। सबसे पूर्व में कौन सी मिली है? आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिम में कौन सी मिली है? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर मकरान कोस्ट पर और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। आपसे पूछ ले नॉर्थन मोस्ट साइट कौन सी है? तो नॉर्थन मोस्ट साइट है मांडा, जो कि जम्मू में है। मांडा कहाँ है? जम्मू में है। और किस नदी के किनारे हैं? तो आपको बताना है चेनाब नदी के किनारे। नॉर्थन मोस्ट साइट यानी उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सी साइट थी? तो वो आपको बतानी है मांडा, जो कि जम्मू में थी। और रिवर कौन सी थी? यहाँ पर रिवर चेनाब के सहारे बसी हुई थी ये। उत्तर स्थल कौन सा था? उत्तर स्थल मांडा था। सबसे उत्तर के अंदर जो था वो था मांडा, जम्मू के अंदर। और कौन सी रिवर के सहारे बसा हुआ है? तो चेनाब रिवर के सहारे बसा हुआ है, चेनाब रवि के किनारे बसा हुआ है। आगे पूछेंगे साउथर्न मोस्ट साइट, दक्षिण स्थल कौन सा था? सबसे दक्षिण में कौन सी साइट थी, कौन सा स्थल था? तो आपको बताना है दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में था। कहाँ पर था? दाइमाबाद था, जो कि महाराष्ट्र में था। और ये किसके किनारे बसा हुआ था? तो रिवर परवरा नदी के किनारे बसा हुआ था। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। मुंडीगक और शोरतुगई आपकी अफगानिस्तान के अंदर दो साइट्स थी। वेस्टर्न मोस्ट यानी पश्चिम के अंदर सबसे पश्चिम में कौन सा स्थल था? तो वो थी सुतका गेंडोर मकरान कोस्ट। और ईस्ट के अंदर देखेंगे तो वो थी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। नॉर्थन मोस्ट साइट पूछेगा तो मांडा जयपुर के अंदर, जो कि रिवर चेनाब के ऊपर बसी हुई थी। और साउथ के अंदर दक्षिण में पूछेगा तो दाइमाबाद महाराष्ट्र, जो कि रिवर परवरा पर बसी हुई थी। जो अभी नई डिस्कवरीज हुई है वो है गणवेरी वाला इन पाकिस्तान बाय रफ़ीक मुगल। अभी रिसेंट न्यू डिस्कवरीज के अंदर गणवेरी वाला एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट स्थल है, जो कि रफ़ीक मुगल ने खोजा है। किसने खोजी है? रफ़ीक मुगल ने खोजी है, जिसका नाम है गणवेरी वाला। दूसरी है भिराना, ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट। भिराना को ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट कहा जाता है। ओल्डेस्ट कैसे? टाइम पीरियड के हिसाब से कि सबसे पहले यही बसी थी। भिराना ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट है, जो कि माउंट्स ऑफ भिराना विलेज के अंदर मिली है। और कौन सी रिवर के किनारे? घग्गर रिवर के किनारे भिराना। आपसे पूछ ले ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट, सबसे पुराना हड़प्पन स्थल कौन सा है? तो वो है भिराना। इसके बाद देखेंगे राखीगढ़ी हरियाणा में मिली है। अमरेंद्र नाथ ने इसकी खोज की है। डिस्कवरी किसने की है? अमरेंद्र नाथ ने।
टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे, लेकिन टाउन प्लानिंग से पहले हम देखेंगे इसके अंदर कि कौन कौन सी सिटीज़ किस किसने खोजी है। इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं सिटी और वो कौन सी प्रोविंस कहाँ पर है, कौन से रिवर पर बसी हुई थी और कौन किसने कब डिस्कवरी की और कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की। तो सबसे पहले हड़प्पा सिटी। हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट स्थल का नाम है, जो कि कहाँ पर मिली है, ये पाकिस्तानी पंजाब के अंदर मिली है। कहाँ पर मिली है? हड़प्पा इंडिया में नहीं है, नहीं है, नहीं है। कहाँ कहीं भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा कहाँ है और आप इंडिया के अंदर टिक मार्क करके आ जाएं, तो हड़प्पा इंडिया में नहीं है। हड़प्पा पाकिस्तानी पंजाब के अंदर मिली है। कौन सी रिवर के किनारे मिली है? तो वो है रवि रिवर के किनारे मिली है। कौन सी रिवर के किनारे बसी हुई थी हड़प्पा? तो वो है रावी रिवर के किनारे बसी हुई थी। इसकी ईयर ऑफ डिस्कवरी है 1921। आपको सबकी ईयर ऑफ डिस्कवरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको इम्पोर्टेंट याद करने की ज़रूरत है, जो कि है हड़प्पा और मोहनजोदारो की याद कर लीजिए ईयर ऑफ डिस्कवरी, और किसी की भी करने की ज़रूरत नहीं है। हड़प्पा पाकिस्तानी पंजाब में मिला है, रावी रिवर के किनारे 1921 के अंदर खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। दूसरी साइट है मोहनजोदारो। कौन सी है? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो सिंध में मिली है, जो कि है पाकिस्तान के अंदर। तो ये मेन साइट्स कहाँ पर मिली हैं? पाकिस्तान में। रिवर बैंक कि कौन से रिवर के किनारे पर मिली है मोहनजोदारो? तो वो है इंडस, और 1922 में मिली थी। राखल दास बनर्जी ने इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज की थी। अगली है सुतका गेंडोर। ये बलूचिस्तान में मिली है। ये सबसे पश्चिम स्थल है जो कि बलूचिस्तान में मिला है, दसंत रिवर के किनारे, और ओरेल स्टीन ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? ओरेल स्टीन ने। अगला है छन्नू दाड़ो। छन्नू दाड़ो के अंदर लेबरिंग वर्क किया जाता था, ईंटें बनाई जाती थी। छन्नू दाड़ो के अंदर बैंगल्स भी बनाए जाते थे, पर्ल्स भी बनाए जाते थे। अभी हम आगे सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिंध के अंदर है। कौन से प्रोविंस में है? सिंध में है। रिवर बैंक इंडस के किनारे बसी हुई है, और एमजी मजूमदर ने इसकी खोज की थी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि छन्नू दाड़ो के अंदर मजदूर ज़्यादा थे, तो एमजी मजूमदर ने इसकी खोज की। आगे बढ़ते हैं। रोपड़ कहाँ आती है? रोपड़ इंडियन पंजाब के अंदर आती है। सतलज रिवर के किनारे बसी हुई थी, और इसकी खोज की है वाईडी शर्मा ने। किसने की है? वाईडी शर्मा ने। आगे बढ़ते हैं। लोथल गुजरात के अंदर है। भोगवा साबरमती नदी के किनारे बसी हुई थी, और एसआर राव ने इसकी खोज की थी। कालीबंगन राजस्थान के अंदर है। घग्गर नदी के किनारे बसी हुई थी, और इसकी खोज की है ए घोष ने। किसने की है? ए घोष ने। आगे बढ़ते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। हिंडोन नदी के किनारे बसी हुई थी। ये स्थल हिंडोन नदी के किनारे था, और वाईडी शर्मा ने इसकी खोज की है। अगली है बनावली, हरियाणा के अंदर है। घग्गर नदी के किनारे बसी हुई थी, और आरएस बिष्ट ने इसकी खोज की थी। धोलावीरा सिटी, ये गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर थी, लूनी नदी के किनारे बसी हुई थी, और जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। अगली है राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में थी। घग्गर नदी के किनारे बसी हुई थी, और अमरेंद्र नाथ ने इसकी खोज की थी। ये अपन ने यहाँ पर सम न्यू डिस्कवरीज के अंदर भी पढ़ा था। राखी गढ़ी इन हरियाणा बाय अमरेंद्र नाथ। अब आ जाते हैं टाउन प्लानिंग पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो बेस्ट पार्ट है वो टाउन प्लानिंग है। यहाँ के लोगों की जो टाउन प्लानिंग थी वो आज के लोगों जैसी डेवलप्ड थी, विकसित थी। तो इसी से लोगों के माथे चकरा जाते हैं कि ये इतने पुराने लोग, इतने ज़्यादा सभ्य, इतना कुछ इन्होंने डेवलपमेंट कैसे करा। और जब आप देखेंगे इसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो डायनेस्टीज़ पढ़ेंगे उसके अंदर भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं था। तो ये कौन लोग थे जो आए और फिर ये एकदम से गायब भी हो गए। यहाँ पर ये लोग बर्नट ब्रिक्स की, मतलब जो सिकी हुई मिट्टी की ईंटें होती हैं, उनसे घर बनाते थे। और इसके बाद ये 1400 BC के अंदर बिल्कुल गायब हुई। इसके बाद वापस लोग बाग उस मिट्टी के घरों पर आ गए, ये ईंटें गायब हो गई। अब ये ऐसा कैसे हुआ किसी को भी नहीं पता। हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। अब इसके अंदर टाउन प्लानिंग में सबसे पहले आ जाता है अ यूनिक फीचर वाज द ग्रिड सिस्टम, दैट इज स्ट्रीट्स कटिंग अक्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल डिवाइडिंग द टाउन इनटू लार्ज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। जो इसके अंदर गलियां थी, जैसे अपने भी 90 डिग्री पर कटी हुई गलियां होती है, गोल रास्तों को छोड़ दो एक बार, जो 90 डिग्री पर कटिंग वाली गलियां होती है वैसी ही यहाँ पर गलियां थी, जिस वजह से जो टाउन थे, जो
सोसाइटी मान लीजिए आप, जैसे कि जो टाउन्स थे वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड थे, ऐसे गोल सर्कल में नहीं थी इनकी गलियां बिल्कुल 90 डिग्री पर कट करती थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ये अपन ने पढ़ ही लिया। द टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो टाउन थे वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड थे। एक था अपर पार्ट जिसे सिटाडेल भी कहा जाता है, और एक था लोअर पार्ट। 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था, जिसे कौन कौन से पार्ट थे, एक था अपर पार्ट, एक था लोअर पार्ट, ऊंचा और नीचा, है ना। वो अपर पार्ट को सिटाडेल कहा गया। अपर पार्ट को क्या कहा गया, अपर पार्ट को सिटाडेल कहा गया। और जो सिटाडेल था वो फोर्टिफाइड था। फोर्टिफाइड यानी उसके चारों ओर दीवारें खींची हुई थी, जिससे कि बाहर के लोग उसके अंदर ना आ सके बिना अनुमति के। द फोर्टिफाइड सिटाडेल ऑन द वेस्टर्न साइड। जो फोर्टिफाइड सिटाडेल था वो किस तरफ था, वो पश्चिम की तरफ था, जिसके अंदर पब्लिक बिल्डिंग्स थी। जिसके अंदर क्या थी, पब्लिक बिल्डिंग्स थी एंड मेंबर्स ऑफ रूलिंग क्लास। और जो रूलिंग क्लास, जो राजा, जो लोग राज करते थे, वो लोग वहाँ पर रहते थे। किस तरफ, वेस्टर्न साइड के अंदर वो लोग रहते थे, सिटाडेल के अंदर वो लोग रहते थे। और उसके अंदर बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स थी, जैसे कि कभी भी कोई समारोह करवाया गया, नाच कराया गया, कुछ भी गीत हुआ, अब उस वक्त होते थे या नहीं होते थे, तो जो भी बड़ी चीज़ें, जो भी सामूहिक चीज़ें होती थी उनके अंदर, उसके लिए पब्लिक बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हुई थी, जहाँ पर और भी लोग जो लोअर हाउस के अंदर रहते थे शायद वो लोग भी आकर वहाँ पर जुड़ते थे, उसे देखते थे। जैसे कोई शिकार हो, कोई कुश्ती लड़ रहा हो, या कुछ भी गेम्स जो ये लोग खेलते थे, उसके लिए पब्लिक बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची इमारतें बनाई गई थी। बिलो द सिटाडेल यानी सिटाडेल के नीचे, ऑन द ईस्टर्न साइड, पूर्वी दिशा के अंदर लोअर टाउन था, जो कि कॉमन पीपल जहाँ पर रहते थे। वेस्टर्न साइड में कौन रहते थे, जो राज करते थे, जिनके पास पावर थी, वो लोग वेस्ट साइड में रहते थे। और जो लोग कॉमन पीपल थे वो लोग किस तरफ रहते थे, वो लोग ईस्ट साइड की तरफ रहते थे। अब यहाँ से आप देखेंगे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जैसा कि ड्रेनेज सिस्टम हमारा है वैसा का वैसा उन लोगों ने भी कर रखा था अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। उस वक्त पाइप्स का पता नहीं है, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम्स मिले हैं वो ज़मीन के नीचे मिले हैं। कनेक्टेड ऑल हाउसेज, जिससे सारे के सारे घर जुड़े हुए थे, टू द स्ट्रीट्स ड्रेन्स मेड ऑफ मोर्टार। और ये किस किस से बने हुए थे, ये जो ड्रेनेज सिस्टम था ये किससे बना हुआ था, तो वो बना हुआ था मोर्टार से, लाइम से और जिप्सम से। किस किस से बना हुआ था, 3 चीज़ों से बना हुआ था, ये याद रखिए, मोर्टार, लाइम और जिप्सम। देवर कवर्ड, और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कवर भी था, ऊपर से बिल्कुल ढका हुआ ऐसा रहता था, ऐसे खुला नहीं रहता था। देवर कवर्ड विद ईदर ब्रिक्स, या तो उन्हें ईंटों से ढका जाता था या फिर स्टोन स्लैब्स से ढका जाता था। इक्विप्ड विद मैन होल, जिसके अंदर मैन होल भी होता था। मैं आपको एक बार इनका ड्रेनेज सिस्टम की फ़ोटो भी दिखा दूंगा, जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। दिस शोज़ डेवलप्ड सेंस ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, इन लोगों ने साफ़ सफाई और इनकी जो हेल्थ थी उनका पूरा ख्याल रखा था, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करके। अब एक बार हम इनका ड्रेनेज सिस्टम देख लेते हैं, वेट करिए 1 सेकेंड, फ़ोटो लगा देता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे हर घर से जुड़े हुए रहते थे, और फिर ये जो लाइन जा रही है ये बाहर गली से जुड़ जाती थी, स्ट्रीट्स उस वक्त भी थी। ये देखिए, ये ऐसे हर घर के अंदर चले जाते थे, और फिर ये ऊपर से ढक भी दिए जाते थे, किससे, पट्टियों से, या तो पत्थर की पट्टियों से या फिर ऐसे ही ब्रिक्स से पूरी ढक देते थे इनको। इस वजह से ये डेवलप थे, इन्होंने सैनिटेशन और जो हेल्थ है उसका पूरा ध्यान रखा था। और ये किस किस के बने हुए थे, तो वो थे मोर्टार, लाइम और जिप्सम। आगे बढ़ते हैं, द ग्रेट बाथ। यहाँ पर मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो कहाँ था सबसे पहले तो ये बताओ, तो सिंध के अंदर मोहनजोदाड़ो था, जहाँ पर ग्रेट बाथ मिला है, जो कि क्या होता है, द ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो के अंदर मिला था, जो कि होता है स्नान घर, यानी कि आप इसे स्विमिंग पूल भी मान सकते हैं। बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, जिसके अंदर ऐसा माना गया है कि कभी भी कुछ भी रिलीजियस बाथिंग, यानी कोई भी रिचुअल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई रिवाज होता था जिसके अंदर ये सभी शायद एक साथ नहाते थे और फिर कुछ करते होंगे स्टेप्स। और जो ग्रेट बाथ था उसके दो तरफ सीढ़ियाँ थी, एट ईदर एंड लीड्स टू द सरफेस, जो कि नीचे की तरफ लेकर जाती थी और वापस भी लेकर आएगी। और देयर वर चेंजिंग रूम्स अलॉन्ग साइड, और दोनों तरफ चेंजिंग रूम्स भी थे। जैसे कि आप स्विमिंग पूल में गए हुए होंगे तो बीच में स्विमिंग पूल रहता है, उसके आसपास आपको वॉशरूम दिया जाता है, और उसके बगल के अंदर ही आपको वो
चेंजिंग रूम्स दिए जाते हैं। इसकी मैं आपको एक बार फ़ोटो दिखा देता हूँ, या एक बार ग्रेनरीज भी पढ़ लेते हैं, दोनों की फ़ोटोज़ एक साथ शो कर दूँगा। ग्रेनरीज यानी कि धान्यागार, जहाँ पर आपकी हार्वेस्टेड क्रॉप्स को रखा जाता है। तो हड़प्पा के अंदर मिली। ग्रेट ग्रेनरी कहाँ पर मिली? हड़प्पा में मिली। और ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो सिंध में मिला। हड़प्पा कहाँ था? हड़प्पा पाकिस्तानी पंजाब के अंदर है। इसके अंदर 6 ग्रेनरीज इन अ रो, 6 ग्रेनरीज मिली है एक लाइन के अंदर। वर फाउंड इन द सिटाडेल एट हड़प्पा। और ये किस साइड मिले हैं? ये दोनों, ग्रेट बाथ भी और ग्रेनरी भी, दोनों सिटाडेल के अंदर मिले हैं। वेस्ट साइड के अंदर मिले हैं, पश्चिम दिशा में मिले हैं, ईस्टर्न वाले पार्ट में नहीं मिले, सिटाडेल में मिले हैं ये। हाउसेज वर मेड अप ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। ये देखिए घर काहीं के बने हुए थे? घर बर्न्ट ब्रिक्स, सिकी हुई ईंटों के बने हुए थे। देवर ऑफ्टन 2 और मोर स्टोरेड। स्टोरेड मतलब होता है मंजिल, या तो ये 2 और 2 से भी ज़्यादा मंजिलों के घर थे। देवर ऑफन 2 और मोर स्टोरेड विद अ स्क्वायर कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड यानी बरामदा। आपने पुराने घर देखे होंगे, आपके गांव के घर देखे होंगे, तो उसके अंदर साइड में कमरे बना दिए जाते हैं और बीच में खुला रहता है, जिसके ऊपर छत भी नहीं होती, तो वो कोर्टयार्ड था। दे हैड टाइल्ड बाथरूम। आप जो टाइल्स लगाते हैं वैसे ही ये लोग भी इनके बाथरूम्स में टाइल लगाते थे। लैम्प पोस्ट वर इरेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल। जो लाइट्स हैं वो भी लगाई गई थी एक रेगुलर इंटरवल के बाद। ऐसे नहीं कि आज यहाँ पर 500 मीटर के बाद लाइट लगा दी, फिर 200 मीटर के बाद, नहीं, एकदम फिक्स्ड, एकदम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इन्होंने लैम्प पोस्ट लगाए थे, जो दिखाता है कि स्ट्रीट लाइटिंग का भी एग्जिस्टेंस था। जैसे कि आपके घर, आप जिस गली में रहते हैं उस गली के अंदर भी लाइट्स लगी हुई होगी जिससे कि गली में अंधेरा ना हो, तो वैसा ही इन लोगों ने भी कर रखा था सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए शायद। तो मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ ग्रेट बाथ और ग्रेनरीज की पिक्चर। तो ये देखिए, ये क्या है? ये है ग्रेट बाथ। अब सबसे पहले तो ये जो सीढ़ी आपको इस तरफ दिख रही है, ये ही इसके सामने भी, इस जगह पर जो पार्ट आपको शो नहीं हो रहा, इस तरफ भी सीढ़ियाँ थी, तो दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं। और ये देखिए सामने इस तरफ चेंजिंग रूम्स है, और इसके इस तरफ यानी जिधर ये डबल वाली सीढ़ियाँ हैं, दूसरी सीढ़ियाँ हैं, इसके ही इधर भी ये चेंजिंग रूम्स थे। तो आप इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल स्विमिंग पूल टाइप लग रहा है। अब हमने तो अंदाज़ा ही लगाया इसके अंदर ये लोग क्या करते थे, ये हमने नहीं देखा, तो आर्कियोलॉजिस्ट्स भी नहीं बता सकते। तो अंदाजे के अनुसार तो ये रिलीजियस बाथिंग के लिए यूज़ किया जाता था, इसके अंदर पानी भर दिया जाता होगा। और आगे बढ़ते हैं, यह है ग्रेट ग्रेनरी। इसके अंदर आपके जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स थी, जो भी ये लोग उगाते थे, ये लोग वीट, बार्ले, डेट्स, पीस, सेसमम, मस्टर्ड, मिलेट, रागी, बाजरा, अनेक फसलें उगाते थे, वो यहाँ पर स्टोर करते थे। ये 6 ग्रेनरीज एक रो के अंदर है, ऐसी 2 रोज थी, 2 लाइनें थी, ऐसा मान लीजिए। ये देखिए आप गिन सकते हैं, एक तरफ ये और एक तरफ ये। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई की ओर चलते हैं। एग्रीकल्चर, इट वॉज द बैकबोन ऑफ द सिविलाइजेशन। इस सभ्यता की ये रीढ़ की हड्डी थी। क्या थी? एग्रीकल्चर पर ही ये डिपेंडेंट थे। हमने जो पहले वीडियो देखा था अर्ली मैन, और उसके बाद जो स्टोन एज आई, उसके अंदर लोग बाग बस हंटिंग करते थे और उसको इकट्ठा कर लेते थे। एग्रीकल्चर के बारे में उन्हें बहुत बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। उसके बाद नियोलिथिक एज के अंदर थोड़ी बहुत नॉलेज आई थी, लेकिन यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये लोग एग्रीकल्चर के बारे में जानते थे। मस्त एग्रीकल्चर, मस्त खेती करते थे। द सॉइल वॉज फर्टाइल ड्यू टू द इनंडेशन ऑफ द रिवर इंडस एंड फ्लडिंग। जो सॉइल थी, जो मिट्टी थी, वो बिल्कुल मस्त फर्टाइल थी, मस्त उपजाऊ थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंडस रिवर का पानी था, और जो फ्लड हो जाते हैं, जो कि मतलब बारिश और इससे जो पानी आता था, उससे वो रिवर बिल्कुल मस्त उपजाऊ रहती थी, फर्टाइल रहती थी। दे यूज्ड वुडन प्लफशेयर। काई के प्लफशेयर्स यूज़ करते थे ये लोग? लकड़ी के प्लफशेयर यूज़ करते थे, जो वो खोदने के काम आते हैं ना, वो ये लोग लकड़ी के यूज़ करते थे। आजकल तो लोहे के ट्रैक्टर के पीछे लगा के सर ऐसे ही खोद देते हैं मिट्टी को। वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लव्ड फील्ड एट कालीबंगन। वर्ल्ड की सबसे पहली प्लव्ड फील्ड, जो जुताई होती है ना, फील्ड मतलब ज़मीन के ऊपर, वो सबसे पहली कहाँ पर मिली है? वो कालीबंगन के अंदर मिली है। कालीबंगन कहाँ पर है? कालीबंगन राजस्थान में। और कौन सी नदी पर बसी हुई है? तो ये कालीबंगन बसी हुई है घग्गर नदी पर। और किसने इसकी खोज की थी? तो ए घोष ने इसकी खोज की थी। आयरन वॉज नॉट नोन टू दैम। इन्हें लोहे के बारे में पता नहीं था। ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि लोहा भी कुछ होता है। इन्होंने कभी देखा ही नहीं, इन्होंने कभी जाना ही नहीं, इनको पता ही नहीं था। गबरबंद और नालाज। गबरबंद ही नाला, नाला ही गबरबंद है।
नाला ही गबरबंद है। नाला, अब आप नाले को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाला आपको पता होगा। नाला एनक्लोज्ड बाय डैम्स फॉर स्टोरिंग वाटर, जो नालाज हैं वो डैम्स बनाए हुए थे इन लोगों ने पानी बचाने के लिए। अब देखिए कितने डेवलप थे कि पानी बचाने के लिए भी डैम बनाए हुए थे। फीचर इन पार्ट्स ऑफ, और ये कहाँ पर मिला है, ये डैम के फीचर्स आपको बलूचिस्तान के अंदर देखने को मिलेंगे। और जो कैनल इरिगेशन हम लोग आज करते हैं वो इन्हें नहीं पता थी, वो एब्सेंट थी, वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कैनल इरिगेशन करते थे, यानी जो अंडरग्राउंड पाइप से पानी भेजा जाता है, क्या वो ये लोग करते थे, तो वो ऐसा नहीं करते थे। अब कौन कौन सी क्रॉप्स, कौन कौन सी फसल ये उगाते थे, तो वो है वीट, अनाज, बार्ले, डेट्स, पीस, सिसमम। इनको मैं हिंदी में भी बता दूंगा, ऐसी कोई टेंशन मत लो कोई भी कि इंग्लिश में हमें पता ही नहीं है, हमने तो अनाज ही पढ़ रखा है। तो एक बार इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिए, वीट, बार्ले, डेट्स, पीस, सिसमम, मस्टर्ड, मिलेट, रागी, बाजरा एंड जवार ये लोग उगाते थे। एट लोथल एंड रंगपुर, लोथल और रंगपुर हमने साइट्स पढ़ी थी, सिटीज़ पढ़ी थी। लोथल कहाँ थी, गुजरात के अंदर थी, और रंगपुर कहाँ है, रंगपुर हरियाणा के अंदर है। कहाँ है रंगपुर, रंगपुर आपको हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये दोनों, इन दोनों साइट्स पर क्या मिले हैं, इन दोनों साइट्स पर राइस, चावल मिले हैं, चावल के दाने मिले हैं, जिससे कि पता चलता है कि ये लोग चावल उगाते थे। शुगर कैन वॉज नॉट नोन टू इंडस पीपल, ना तो इन्हें आयरन के बारे में पता था, ना ही गन्ने के बारे में पता था, दोनों के बारे में नहीं पता था। तो ये देखिए भाई, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, हिंदी इंग्लिश आप किसी से भी पढ़ते हो। वीट को गेहूँ कहा जाता है, बार्ले यानी जौ, डेट्स यानी खजूर, पीस यानी टुकड़ा, सिसमम यानी तिल, मस्टर्ड यानी सरसों, मिलेट यानी बाजरा, रागी यानी मड़ुआ, नाचनी भी कहते हैं इसको, बाजरा यानी बाजरा, पर्ल मिलेट कहते हैं, और जवार यानी सोरगम। अब आगे बढ़ते हैं पढ़ाई की ओर। एक सेकेंड, आगे ये रहे। दे वर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, कॉटन इन्होंने सबसे पहले, कॉटन बनाने वाले कौन थे, तो सबसे पहले कॉटन बनाने वाले, कॉटन प्रोड्यूस करने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वर्ल्ड के अंदर। विच ग्रीक कोल्ड सिंडन, कॉटन को ग्रीक लोग क्या कहते हैं, कॉटन को ग्रीक लोग सिंडन कहते हैं। अ फ्रैगमेंट ऑफ वूवन क्लोथ, कॉटन क्लोथ वॉज फाउंड एट मोहनजोदाड़ो, एक कॉटन क्लोथ का टुकड़ा, एक कॉटन कपड़े का टुकड़ा मिला है, कहाँ पर मिला है, मोहनजोदाड़ो के अंदर मिला है। कहाँ पर मिला है, मोहनजोदड़ो के अंदर मिला है। आगे आ जाते हैं कि डोमेस्टिकेशन, एनिमल पालन, जानवर पालन, किस किस जानवर का पालन किया जाता था। दे डोमेस्टिकेटेड बफेलो, ऑक्सन, शीप, एसेस, गोट्स, पिग्स, पिग्स यानी सुअर, एलिफेंट यानी हाथी, डॉग यानी कुत्ता, कैट यानी बिल्ली, बफेलो आप सभी जानते हैं भैंस, ऑक्सन यानी वो बुल, ऑक्सन यानी वो होता है ना सांड, सांड ऑक्सन को कहा जाता है। शीप, शीप को आप सभी जानते होंगे भेड़, एसेस, गोट्स, पिग्स यानी सुअर, और ये एक दो नाम आप खुद सर्च कर लीजिएगा यार। रिमेन्स ऑफ हॉर्स वर फाउंड एट सुरकोतड़ा, कहाँ पर मिले हैं, हॉर्स यानी घोड़े, घोड़े के रिमेन्स, घोड़े के अवशेष मिले हैं उस वक्त के, कि घोड़ा कहाँ पर मिला है, घोड़े के कहाँ पर अवशेष मिले हैं, तो सुरकोतड़ा के अंदर घोड़े के अवशेष मिले हैं। और राइनोसिरस, राइनोसिरस के अवशेष मिले हैं अमरी सिटी के अंदर। कौन सी साइट पर मिले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अमरी साइट पर आपको राइनोसिरस के अवशेष मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं, और हॉर्स के आपको सुरकोतड़ा पर मिले हैं। लॉयन वॉज नॉट नोन टू इंडस पीपल, शेर उन्होंने देखा ही नहीं कभी, आयरन नहीं मिला, गन्ना नहीं जानते थे, शेर नहीं जानते थे। काउ वॉज नॉट नोन टू दैम बट वॉज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, जो गाय थी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, बस उसे जानते थे, ये नहीं कि उसका दूध हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें गाय का दूध पीना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये लोग बस गाय को जानते थे, शेर को नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही ऋग्वेदिक पीरियड आएगा तो काऊ को सब लोग बिल्कुल सबसे धन ही मानने लग जाएंगे काऊ को, यानी गाय जिसके पास है वही आदमी अमीर है। गायों के लिए लड़ाई होगी। आप जब ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद आगे हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे, ऋग्वेद इसके बाद आता है, वैदिक काल इसके बाद आता है, जो कि 1500 के लगभग स्टार्ट होता है। वहाँ पर आप देखेंगे कि गायों के लिए ही लोग लड़ रहे थे। आगे करते हैं ट्रेड, ट्रेड यानी व्यापार। ये लोग व्यापार भी करते थे, ऐसे नहीं बस खाए पिए उठे खेती कर लिए। अब खेती करेंगे तो किसके पास कितना पैसा आना चाहिए, वो सब कुछ ट्रेड, व्यापार में पता चलेगा। तो व्यापार के अंदर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री,
इंडस्ट्री यानी आपकी कॉटन वॉटन जो भी ये लोग बनाते थे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी इनको जंगलों से मिलता था। प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, वो उनके जो टाउन के लोग थे उनके साथ ट्रेड व्यापार कर लेते थे। और ये जो चीज़ें बच जाती थी, जैसे हम अभी इंडिया के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, वैसे ही ये लोग भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाहर भी चीज़ें बेचते थे। ट्रेड वॉज बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम, यहाँ पर कोई वो नहीं थे भाई नोट चल रहे हो सिक्के चल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर बार्टर सिस्टम था कि मैंने आपको एक थैली दूध दे दी, अब मुझे आपकी एक भेड़ चाहिए। अब वो जैसे भी होता था भाई 100 दूध की थैली दोगे, थैलियाँ तो होती नहीं थी, बस ये तो ऐसे ही आपको समझाने के लिए कि कुछ एक चीज़ आपने दे दी और उसके बदले कोई और चीज़ ले ली, यही बार्टर सिस्टम था। कॉइन्स वर नॉट एविडेंट, वहाँ पर कॉइन्स हमें कुछ भी नहीं मिले। बुलक कार्ट्स एंड बोट्स वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इन्हें नावें बनाना आती थी और बुलक कार्ट वो जो गधा गाड़ी होती है वो भी इन्हें बनाना आती थी, तो उसी के अंदर ये लोग चलते थे। और बोट्स नाव भी ये बनाना जानते थे, तो नाव पानी से ये लोग ट्रांसपोर्ट करते थे। एरोप्लेन जितनी डेवलपमेंट नहीं थी। कहीं आप एग्ज़ाम के अंदर आ जाए और आप समझो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा डेवलप थी, जब नावें थी तो हवाई जहाज़ भी बना दिए होंगे, तो हवाई जहाज़ नहीं बनाए थे भाई। आगे बढ़ते हैं। वेट्स एंड मेज़र्स, जो किलो 2 किलो करना आता था इन लोगों को, लेकिन किलो 2 किलो के हिसाब से नहीं था। इन लोगों का जो नापने का सिस्टम था, जैसे हमारे होता है 1 किलो 2 किलो 3 किलो, इनके 16 के मल्टीपल में चलते थे, 16 के पहाड़े में चलते थे। जैसे 16 के भाव 16 नापते थे पहले, फिर 32 नापते थे, फिर 64 नापते थे, ऐसे 16 के मल्टीपल में नापते थे ये लोग। जो वेट्स और मेज़र्स थे वो काई के बने हुए, मेज़र्स यानी स्केल मान लीजिए आपको जैसे कॉटन था तो कॉटन कितना नाप के देना है, तो ये मेज़र्स भी इन्हें आता था। और ये जो भाटे बनाते थे जैसे वेट्स और मेज़र्स, वेट्स के लिए तो पत्थर ही बनाने होते होंगे इनको, और जो मेज़र्स के लिए जो भी ये लोग स्केल बनाते थे वो किसके बनाते थे, तो वो थे लाइम स्टोन पत्थर आता है और स्टीटाइट पत्थर आता है। इनको हम जब आगे पढ़ेंगे तो मैं इनकी आपको फ़ोटोज़ दिखा दूंगा। तो लाइम स्टोन और स्टीटाइट की ये लोग बनाते थे, और ये जनरली किस शेप में होते थे, हमारे तो अभी आप देखोगे 1 किलो का पत्थर हेक्सागोनल शेप के अंदर होता है, ऑक्टागोनल शेप में होता है, तो ये लोग बनाते थे क्यूबिकल शेप में। क्यूबिकल यानी आपने वो बर्थडे कैप लगाई है ना, वो कोन शेप की, उस शेप में बनाते थे ये लोग। कोन को हिंदी में बोलते हैं कुछ कीपू किन्नू, एक सेकंड रुकिए, कूकू तो याद आ रहा था, कूकू कुछ तो था, तो शंकु बोलते हैं कोन शेप को, यानी शंकु शेप के अंदर शंकु और कोन आप बोल सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। सेवरल स्टिक्स इंस्क्राइब्ड विद मेजर्स, यानी जो स्टिक्स डंडियाँ, बहुत सारी डंडियाँ मिली हैं जिनके ऊपर मार्क्स थे इतने इतने के, ये हमें ये बताते हैं ये मिले हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि इन लोगों को लीनियर सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट आता था, यानी कि जैसे हम स्केल से नापते हैं वैसा ही कुछ इन्होंने स्टिक्स के ऊपर कुछ मेज़रमेंट कर रखा था जिससे ये लोग चीज़ें नापते होंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन ट्रेड, यानी कि ये लोग निर्यात चीज़ें बाहर भी बेचते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाहर भी चीज़ों को बेचा जाता था और वहाँ से चीज़ें खरीदी जाती थी, जो कि मेसोपोटामिया और सुमेरिया के साथ थी। सेंट्रल एशिया में भी ये लोग ऐसा करते थे, पर्शिया में भी बेचते खरीदते थे, अफ़गानिस्तान और बहरीन में भी खरीदते बेचते थे। आगे बढ़ते हैं। सुमेरियन टेक्स्ट, जो कि इराक की सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया, वहाँ उसे सुमेरिया भी कहा जाता है। ये सुमेरियन वहाँ के जो टेक्स्ट हैं वहाँ से हमें पता लगता है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टेक्स्ट हैं वो हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, जिसे सुमेरिया सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जो इराक के अंदर है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के किनारे हैं, उसके टेक्स्ट हमने डेसिफर कर लिए हैं, उन्हें हम पढ़ सकते हैं। तो उससे हमें क्या पता लगता है, उससे हमें पता लगता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जो लोग थे, जो मेसोपोटामियन लोग थे, वो मेलुहा के साथ ट्रेड व्यापार करते थे। और मेलुहा किसे रेफ़र करता है वहाँ पर, मेलुहा का मतलब है इंडस। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टेक्स्ट, वहाँ की जो लिखित भाषा जो भी समझी गई, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से ट्रेड व्यापार करते हैं। आगे दिलमुन, बहरीन से मकरान कोस्ट वर 2 इंटरमीडिएट स्टेशन। दिलमुन और मकरान कोस्ट 2 इंटरमीडिएट स्टेशन थे। स्टेशन आपने देखे होंगे, स्टेशन यानी कि जहाँ पर रुक सके लोग। सूसा एंड उर वर मेसोपोटामियन साइट्स वेयर हरप्पन सील्स वर फाउंड। सूसा और उर मेसोपोटामियन स्थल के 2 नाम हैं।
सूसा और उर, जहाँ पर हड़प्पा की सील्स मिली हैं। हड़प्पा के जो ठप्पे होते हैं ना, जो आपने सील्स देखी होगी, वो देखने को वहाँ पर मिली हैं। लोथल आर्टिफिशियल डॉक यार्ड हैं। लोथल क्या है? लोथल आर्टिफिशियल डॉक यार्ड हैं। और ये सभी कोस्टल टाउन से जो कि नदियों के किनारे बसे हुए थे। कौन कौन से? इनको याद कर लीजिए। लोथल, सुरकोतड़ा, सुतका गेंडोर, अलाहुइनो, बालाकोट, धोलावीरा, दाइमाबाद वर कोस्टल टाउन्स जो कि नदियों किनारे बसे हुए थे, कोस्टल टाउन्स ऑफ द सिविलाइजेशन। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन बच गई वो हम कल कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा यार? देखिए, मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूछना भूल गया था, क्योंकि अगर आप लोगों को वीडियो ही समझ नहीं आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो वीडियो बनाने की कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है इसको बनाने का। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जैसे ही ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हो जाएगी तो हम अर्ली मैन और जो स्टोन एज पड़ी थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी तब तक कंप्लीट हो जाएगी। तो दोनों के मिलाकर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे कंप्लीट कर देंगे। और ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं, ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।